और सबसे पहले बात करते हैं योगी कैबिनेट में मुहर लगने वाले प्रस्तावों की, जिससे सीधा लाभ आम जनता को होने वाला है, क्योंकि सीएम योगी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। अब पावर ऑफ अर्टिगा के जरिए ही कोई बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे और इसके अलावा अब यूपी में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर जो हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। साथ ही बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करने वाली संतान को संपत्ति से बेदखल करने का फैसला भी लिया गया है। अब भरण पोषण नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। ये भी समझना जरूरी है। माता पिता का ख्याल रखना होगा। इसके तहत इस बात का प्रावधान किया गया है, बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम आप नहीं भेज सकते हैं। इस बात का भी प्रावधान इस प्रस्ताव में किया गया है। तो बुजुर्ग का ध्यान हर हाल में ही रखना होगा। ध्यान नहीं रखने पर संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। एसडीएम के पास बेदखल करने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि फैसले के खिलाफ डीएम से अपील कर सकते हैं और इसके साथ ही कई और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको कैबिनेट मंत्री का बयान भी सुनाते हैं, जो कि बैठक के बाद दिया गया है। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में बस चलाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कंपनी बनती है, विशेष कंपनी जो बनती है, वो बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इसकी और थोड़ा मैं आपको डिटेल बताऊं। अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर नगर निगमों में नगरीय बस सेवा के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने का प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु तो आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है, जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने के लिए मंत्री वाला दांव चल रही है और इस बार 24 के रण में योगी के मंत्री दम दिखाने वाले हैं। और इसके लिए उन सीटों पर सर्वे किया जा रहा है जहां पर यूपी के मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। दरअसल विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर आई है, उसके तहत असीम अरुण को इटावा से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, तो वहीं जयवीर सिंह को फिरोजाबाद के रण में उतारा जा सकता है। बात जितिन प्रसाद की करे तो उन्हें पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी है। साथ ही दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं राकेश सचान को फतेहपुर और सूर्य प्रताप शाही को देवरिया से चुनाव लड़वाया जा सकता है। और अब बात शंकर सिंह की करे तो उन्हें बलिया के रण में दम दिखाने का मौका मिल सकता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बीजेपी 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइट प्लान पर काम कर रही बीजेपी उन वर्तमान सांसदों को आराम देने वाली है, जो पिछले 4 सालों से आराम मोड में है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम तो किया लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पाए। उन सांसदों को 24 के चुनौतीपूर्ण रण से दूर रखकर उन मंत्रियों और विधायकों की लिस्ट तैयार हो रही है, जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल एक्टिव मोड में रहते हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों को चुनाव लड़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी बाकायदा इन मंत्रियों के क्षेत्र का सर्वे भी करा रही है कि आखिर इन मंत्रियों के क्षेत्र में इनकी कैसी छवि है। इसके अलावा किस मंत्री के लिए कौन सी लोकसभा की सीट बेहतर रहेगी, इस पर मंथन किया जा रहा है। मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश का फॉर्मूला आजमाने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि योगी के कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के विधायकों को भी मौका मिलेगा। लोकसभा सीटों पर सर्वे का काम शुरू, कई मंत्रियों के नाम सर्वे में शामिल। दरअसल बीजेपी हर हाल में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य से चुनाव मैदान में है और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो रही है। अगर मान लो किसी माननीय मंत्री के परिस्थितियां अनुकूल होंगी और वो जीत सकते होंगे, रायशुमारी में उनका नाम आएगा, तो निश्चित रूप से हम करते रहें ऐसा। लेकिन हमारी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी आदेश करेगी, हम सब लोग तैयार हैं।
80 सीटों का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी उन प्रत्याशियों को ही मौका देने वाली है जिसकी पकड़ अपने क्षेत्र में हो, और इसकी बारीकी को जानने के लिए हर लोकसभा से दूसरे लोकसभा के कार्यकर्ता को लगाया गया है, जो अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और उन मंत्रियों विधायकों के नाम को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जा रहा है, जिसे 24 में चुनाव लड़ाया जा सके। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्ष की भी नजर है। देखिए, एनडीए गठबंधन जिस भी नेता की जहां उपयोगिता समझेगी उस नेता को वहां इस्तेमाल किया जाएगा और वहां उसको मैदान में उतार करके जनता के बीच में भेजा जाएगा। हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं। आईएनडीए गठबंधन की तरह नहीं कि आपस में सर फटोवल किया जाता है। हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व, हमारे एनडीए घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है ऊपर वो तय करते हैं किसको लड़ना है किसको नहीं लड़, जिसको भी वो मैदान में उतारेंगे उनको सभी एनडीए के सामूहिक नेता मिल करके उनको जिताने का प्रयास करेंगे। अब उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हार उनको सामने दिखाई देने लगी है। हार से बचने के लिए उन्हें पता है कि जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार उनको 2024 में हराएगी, इसलिए यहाँ भी वो मंत्री उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मंत्री उतार लीजिए, चाहे कैबिनेट मंत्री उतार लीजिए, चाहे सेंटर के उतार लीजिए, चाहे आप स्टेट के उतार लीजिए, हारना आपका तय है। मतलब जो 2019 में सांसद बन गए उनमें से कुछ का पत्ता कटेगा और उनमें बटेगा या तो एनडीए के सहयोगी है या फिर वो चेहरा जो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है और जो अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाने लगा है, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर निर्माण को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद अब बाबरी राग अलाप रहे हैं। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बीच एसपी सांसद बर्क ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ ऐसा ही हुआ और अब ज्ञानवापी में जांच हो रही है, ये मुनासिब नहीं है। साथ ही बाबरी का हवाला देते हुए कहा, देश में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर क्यों एक बार फिर बाबरी के जिन्न को बाहर निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे तो भाइयों तो दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। लाला 24 के चुनाव में मंदिर मस्जिद वाला दांव चलने वाला है। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भुनाने वाली है, तो अब समाजवादी पार्टी के पाले से बाबरी का जिन जाग चुका है और विरोध अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का हो रहा है। खास तौर से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और कहा, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी इसलिए क्योंकि अयोध्या में बाबरी नहीं बल्कि राम मंदिर बन रहा है। इबादत गाह ऐसी चीज है वो किसी भी यानी मतलब ये धर्म की हो, उसमें कोई दखल देना या उसमें छेड़छाड़ करना मुनासिब नहीं होता है और ना हम करते हैं ना इस्लाम इस बात को इजाज़त देता है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे साथ नाइंसाफियाँ आज भी हो रही हैं, ख़ास तौर से मस्जिदों को छेड़ा जा रहा है और उनको मतलब ये मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है और मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बाबरी मस्जिद में हुआ और आप ज्ञानवापी में और इधर उधर सब में इसकी इंक्वायरियाँ जांचें भी हो रही हैं, लेकिन ये बातें मुनासिब नहीं है। जिस चुनाव में समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के नाम पर ताल ठोक रही है, उस चुनाव में अब मंदिर मस्जिद को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और जो पार्टी मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे का रट्टा मार रही थी, उसी पार्टी के सांसद मंदिर निर्माण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि उस सवाल का जवाब साधु संतों ने दे दिया है।
शफीकुर रहमान ने श्री राम जन्मभूमि को लेकर के उन्होंने कहा कि नाइंसाफी है और वो धमकी दे रहे हैं कि तारीख माफ नहीं करेगी। यह धमकी किसको दी जा रही है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और उसको लेकर के इस तरह का जो बयान दिया जा रहा है, यह जो है तो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। जिस प्रकार से इन सांसद का बोली और भारतीय संविधान का अपमान, सीधे तौर पर जब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय डेली मुकदमा लड़ने के बाद, डे टू डे सुनवाई के बाद, एविडेंस साक्ष्य प्रमाण के बाद जब कोर्ट ने आदेश दिया, अब उस आदेश का इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अवहेलना कर रहे हैं। रामपथ से विजय पथ की ओर अग्रसर बीजेपी ने अयोध्या में सियासत की वो लकीर खींच दी जिसके दूसरी तरफ जीत का रामबाण है, जहां से हिंदुत्व का गुणगान है, जहां विपक्ष के लिए इस बार रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है और यही वजह है कि विपक्षी नेता अब इसे मंदिर मस्जिद का रंग देने लगे हैं और सियासी बाण समाजवादी पार्टी की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ इजरायल आतंकी संगठन हमास को खल्लास करने की नीयत से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की राजनीति में भी आतंक के समर्थन और विरोध में सियासी हमले हो रहे हैं। और इस जुबानी जंग तब शुरू हुई है जब कांग्रेस ने फिलिस्तीन के साथ हमास का समर्थन कर दिया और ये समर्थन पूरी तरीके से खास वर्ग को साधने के लिहाज से किया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर कांग्रेस को इजरायल फिलिस्तीन की लड़ाई में धर्म क्यों दिख रहा है। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग का सियासी रंग हिंदुस्तान की राजनीति में तेजी से बदल रहा है। जो कांग्रेस इससे पहले इजरायल पर हमास के हमले की निंदा कर रही थी, अब वही कांग्रेस आतंकी संगठन हमास के समर्थन में आ चुकी है। और ये तब हुआ जब इस जंग में धर्म का रंग सियासी दलों को दिखने लगा। कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीनियों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया गया। प्रस्ताव में CWC ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की और संघर्ष को जन्म देने वाले मुद्दों पर बातचीत का आह्वान किया। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस नेता के बोल थे वो बिल्कुल उलट, जिस पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। देखिए, हमास ने जो प्रथम हमला किया है वो पूरी तरह एक आतंकवादी गतिविधि है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि बलपूर्वक किसी के यहाँ घुस जाए और उसका हत्या कर दे। 400, 500 लोग मारे गए। पर वहीं इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हर हाल में कोई भी बात वार्ता से तय हो सकती, हिंसा से नहीं। लेकिन देश की नीति हम आतंकवाद के विरोध में पूरी मजबूती और शक्ति से खड़े हुए हैं, जहाँ देश के साथ खड़े हुए दिखाई देना चाहिए। आज जिस प्रकार का वातावरण ये निर्मित करते हैं, इनके खून में ही ऐसा है। आपने देखा होगा, अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो कश्मीर में कहा था एक आतंकवादी से मेरी आंख से आंख मिली। आज तक गिरफ्तार नहीं कराया क्योंकि मित्र थे, दोस्त थे इनके। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का लोहा दुनिया मान रही है और ऐसे में जब पीएम मोदी ने इजरायल का समर्थन किया तो कांग्रेस ने इससे उलट फिलिस्तीनियों को समर्थन दे दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। इन सबके इतर हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। पीएम मोदी ने बताया कि नेतन्याहू ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत आतंक की हर रूप में निंदा करता है। भारत इस समय इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। यानी कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर पा रही है, जिसका सियासी गलियारों में विरोध जारी है।
सब लोग जानते हैं हमास के जो ये कृत्य हैं, जो घटनाएं हुई हैं पिछले समय इजराइल में, वो निश्चित रूप से हमारे सभ्य समाज के लिए कलंक है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार रहा है, और हम लोग आतंकवाद का कभी समर्थन नहीं कर सकते। हमारी पार्टी इस तरह के कृत्यों के, आतंकवाद के हमेशा खिलाफ, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा भी है, और ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही है। इस पे जो देश के हित में हो, भारत का विचार विश्व स्तरीय, विश्व की शांति, विश्व की सुरक्षा के आधार पर होता है, और इसी आधार पर भारत निर्णय लेता है। खैर, एक तरफ इजराइल को भारत का समर्थन तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास को कांग्रेस का सपोर्ट अब विपक्ष के मन की खोट बयां करने के लिए काफी है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है, इसीलिए अब विदेश नीति पर भी तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की रोजगार क्रांति जारी है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी ने यूपी SSSC के तहत 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और बड़ा संदेश भी दे दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने 2017 के पहले और बाद की तस्वीर भी जनता के सामने रखी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगे होते थे, जहां 2017 से पहले अराजकता का माहौल था, गुंडागर्दी हुआ करती थी और विकास नहीं भ्रष्टाचार की लिप्तता हुआ करती थी। लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में निवेश क्रांति हो रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रोजगार की बहार, विपक्ष पर प्रहार। युवाओं को और क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, बेहतर कानून और वक्त पर रोजगार, जिसके लिए यूपी सरकार अपनी योजना को लगातार धार दे रही है और यूपी के युवाओं का उद्धार कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर सीएम योगी ने यूपी SSC के तहत 393 पदों पर चयनित फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और संदेश दिया है, पहले प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन अब युवाओं को रोजगार और निवेश की बहार है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले दंगों से फुर्सत नहीं थी, अराजकता से फुर्सत नहीं थी, गुंडागर्दी से फुर्सत नहीं थी, विकास की बात आती थी वो कहीं किसी उसमें अटक जाती थी। आज ये वही उत्तर प्रदेश है जो तेजी के साथ विकास की इन प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ आज न केवल अपने यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बल्कि नौजवानों के नए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है और देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। समय समय पर योजनाओं के विकास की समीक्षा, वक्त वक्त पर शिलान्यास, लोकार्पण सीएम योगी की प्राथमिकता है, जिससे उन विभागों में भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं जहां लंबे वक्त से नियुक्तियों पर रोक लगाई हुई थी। इसी कड़ी में 393 पदों पर लंबे समय बाद भर्तियां हुई। होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्तियां लंबित थी। लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम योगी ने डॉक्टरों को हिदायत भी दी है। सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टरों को मरीज के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। डॉक्टरों के व्यवहार में मरीजों के लिए सद्भावना होनी चाहिए। मरीजों की दुआ भी आपको लगेगी, क्योंकि पहले की सरकारों में दंगा, अराजकता थी। अब गड़बड़ी पर जिम्मेदारी तय होती है। आपका व्यवहार, याद रखना, आपका व्यवहार मरीज की आधी से अधिक समस्या का समाधान कर सकता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका व्यवहार सद्भावनापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण है, तो मरीज आधी बीमारी तो उससे ही दूर कर लेता है। याद करना, बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो मानसिक बीमारी का उपचार आपका व्यवहार है। हर व्यक्ति को इसके बारे में मूल्यांकन
और आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए इस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो, या फिर जनता के प्रति समर्पण का भाव, या फिर युवाओं के रोजगार की बात, योगी सरकार ने प्रभावशाली काम किए हैं और वक्त वक्त पर उन विभागों में नौकरियों के अवसर भी बढ़ाए हैं जहां पहले सरकारी फाइलें दब जाती थी। लेकिन अब योजना सरकारी फाइलों में दब नहीं सकती और पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को उनका लाभ मिल रहा है, और वक्त वक्त पर युवाओं को रोजगार भी इसी का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।